नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के इस लेक्चर में। कल के लेक्चर में हमने देखा था कि लोकसभा और राज्यसभा का गठन कैसे होता है, कौन इसके पदाधिकारी हैं, इसके सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है। आज का अपना टॉपिक रहेगा कि संसद की सदस्यता कैसे ली जाती है, कैसे कोई डिस्क्वालीफाई होता है या क्वालिफाई होता है, विधि निर्माण की प्रक्रिया, इस संसद के लोकसभा राज्यसभा में से जो विधेयक हैं विभिन्न प्रकार के, वो किस प्रकार से पारित किए जाते हैं, और बजट संबंधी प्रक्रिया आज हम देखेंगे। संसद की सदस्यता से संबंधित हम अर्हताएं देखेंगे, अनर्हताएं देखेंगे और उसकी समाप्ति देखेंगे। अनर्हताएं यानी क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन और टर्मिनेशन। विधि निर्माण प्रक्रिया में देखेंगे कि साधारण विधेयक किस प्रकार से पारित होता है, धन विधेयक किस प्रकार से पारित होता है, वित्त विधेयक किस प्रकार से पारित होता है, धन विधेयक और वित्त विधेयक में क्या अंतर होता है, कैसे इनको याद रखें, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। इसके बाद बजट संबंधी प्रक्रियाओं में हम बजट का अर्थ देखेंगे, बजट को पारित करने की क्या प्रक्रिया होगी, कौन से कटौती प्रस्ताव लाए जाते हैं, कौन से अनुदान दिए जाते हैं, और जो भारत की संचित निधि है, लोकलेखा निधि है और आकस्मिक निधि है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ये रहेंगे आज अपने मुख्य टॉपिक। अब हम सबसे पहले देखते हैं कि संसद के सदस्यों की सदस्यता कैसे क्वालिफाई करेंगे, कैसे डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे और कैसे उनकी सदस्यता है वो समाप्त हो जाएगी। तो अर्हताएं दो तरह से निर्धारित होती है, एक संविधान में दी गई है और दूसरा संसद ने विधि बना करके रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के आधार पर डिसाइड की है। डिस्क्वालिफिकेशन है वो संविधान के अंदर दी गई है, कुछ दल बदल विरोधी कानून है उससे डिसाइड होती है, और कुछ आरपीए एक्ट 1951 से डिसाइड करेंगे। और उसके बाद हम देखेंगे समाप्ति कि किस प्रकार से संसद की सदस्य है कोई और उसकी सदस्यता समाप्त की जा सकती है। अब सबसे पहले देखते हैं अर्हताएं। संविधान के अनुच्छेद 84 के अंदर दी गई है 4 अर्हताएं। सबसे पहली है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा है कि अगर वो लोकसभा के लिए चुनाव लड़ रहा है तो उसकी आयु कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए, और अगर राज्यसभा के लिए चुनाव लड़ रहा है तो उसकी आयु कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए। इसके अलावा उसने संविधान की अनुसूची 3 में शपथ के प्रारूप दिए गए हैं, तो उस शपथ के प्रारूप के अनुसार निर्वाचन आयोग द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी के सामने उसने प्रत्याशी के रूप में शपथ ली हो, तभी वो निर्वाचन के योग्य होगा। इसके अलावा संसद समय समय पर विधि बना करके इसमें कोई भी अर्हताएं है वो ऐड कर सकती है। ऐसा संसद ने किया है आरपीए एक्ट 1951 के आधार पर। एक तो यह है कि उसका नाम है वो भारत राज्य क्षेत्र की मतदाता सूची में होना चाहिए। भारत के किसी भी जिले में, किसी भी राज्य में कहीं न कहीं पर उसका मतदाता सूची में नाम है तो वो कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है भारत में, चाहे वो लोकसभा का हो चाहे वो राज्यसभा का हो। राज्यसभा के लिए 2003 से पहले ये था कि राज्यसभा का चुनाव लड़ने के लिए उस प्रत्याशी को उस राज्य की मतदाता सूची में नाम होना चाहिए, उस राज्य का निवासी होगा तभी वो उस राज्यसभा का चुनाव उस राज्य की तरफ से लड़ सकता है। लेकिन 2003 के बाद इसे भी हटा दिया गया। अब लोकसभा और राज्यसभा का चुनाव आप कहीं से लड़ सकते हो, बस भारत में किसी भी स्थान पर आपका नाम मतदाता सूची में होना चाहिए। दूसरा प्रावधान है कि जो SC ST आरक्षण दिया गया है, जो अनुसूचित जाति क्षेत्र हैं या अनुसूचित जनजाति क्षेत्र हैं, उनके लिए कुछ सीटें रिजर्व की गई हैं, तो उन रिजर्व सीटों से केवल इन्हीं वर्गों से जो प्रत्याशी हैं वो चुनाव लड़ सकते हैं। केंद्र सरकार ने अगर उस व्यक्ति को इन वर्गों के अंदर डाला है जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में आते हैं, तभी वो इन रिजर्व कैटेगरी वाली सीटों पर चुनाव लड़ पाएंगे। वो सामान्य सीटों पर तो चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन सामान्य क्षेत्र वाला कोई आदमी इन SC ST सीटों पर चुनाव नहीं लड़ सकता। तो ये है क्वालिफिकेशन कि क्या क्या क्वालिफिकेशन किसी व्यक्ति के पास लोकसभा और राज्यसभा का चुनाव लड़ने के लिए होनी चाहिए। अब देखते हैं हम इसकी डिस्क्वालिफिकेशन, अनर्हताएं। डिस्क्वालिफिकेशन 3 तरह से डिसाइड की जाती है। एक तो संविधान के अनुच्छेद 102 में दी गई है, दूसरी डिसाइड करते हैं हम दल बदल विरोधी कानून के आधार पर, और तीसरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 के आधार पर। अब संविधान के अंदर हम 5 प्रकार से उसको डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं।
अगर वो किसी लाभ के पद पर आसीन है। अब लाभ के पद में मैंने आपको बताया है कि जो केंद्र सरकार के मंत्री है या राज्य सरकार के मंत्री है वो नहीं इसमें काउंट किए जाएंगे। दूसरा, उसको न्यायालय द्वारा विकृत मस्तिष्क घोषित ना किया गया हो। उसको न्यायालय द्वारा अनुन्मुक्त दिवालिया, अनुन्मुक्त दिवालिया का मतलब है कि अगर कोई सरकार का ऋण आप पर है और आप वो ऋण नहीं चुका पाए हो तो न्यायालय आपको दिवालिया घोषित कर सकता है। लेकिन अगर बाद में आपने वो ऋण चुका दिया तो फिर आप उन्मुक्त दिवालिया हो जाएंगे, आपका वो प्रावधान जो दिवालियापन के लगे हुए थे वो हट जाएंगे। तो इस प्रकार अनुन्मुक्त दिवालिया है कि अभी तक आप दिवालिया घोषित ही हो, आपने ऋण है वो नहीं चुकाया है, वो नहीं होना चाहिए। अगर आप भारत के नागरिक नहीं हो, आपने किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर ली है तो वहाँ पर ऑटोमेटिकली भारत की नागरिकता चली जाती है, तो ऐसे में आप डिस्क्वालीफाई रहोगे। और इसके अलावा संसद है वो विधि बना करके समय समय पर डिस्क्वालिफिकेशन के रूल है वो बना सकती है। ऐसे दो रूल बनाए हैं, एक है दल बदल विरोधी कानून जिसके आधार पर 10वीं अनुसूची जोड़ी गई है, और दूसरा आरपी एक्ट 1950। अब दल बदल विरोधी कानून में जो 10वीं अनुसूची है उसमें इसके प्रावधान दिए गए हैं, जिसमें कहा गया है, शुरू में 1/3 सदस्य थे लेकिन बाद में इसको 2/3 सदस्य कर दिया गया, कि अगर किसी दल के 2/3 सदस्य अपने दल की सदस्यता छोड़ देते हैं, किसी दूसरे दल में मिल जाते हैं या अपनी नई पार्टी बना लेते हैं, तो उनको अयोग्य घोषित नहीं किया जाएगा, उनकी सदस्यता है वो बनी रहेगी। लेकिन ये कम से कम 2/3 होने चाहिए। अगर 2/3 से एक सदस्य भी कम है तो उन सबकी सदस्यता है वो चली जाएगी, उनको दोबारा निर्वाचित होकर के संसद में आना पड़ेगा। और इस बात का निर्णय अंतिम रूप से कौन करेगा? जो सदन का पीठासीन अधिकारी है। अगर वो लोकसभा का सदस्य है तो लोकसभा अध्यक्ष, और अगर वो राज्यसभा का सदस्य है तो राज्यसभा का सभापति इस निर्णय को अंतिम रूप से मान्यता देगा। 1992 में एक विवाद आया कि हो तो होलोहान बनाम जाचिल हूँ। इसमें यह था कि जो लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति हैं उनका निर्णय अंतिम माना जाएगा, उसके ऊपर किसी का न्यायिक पुनर्विलोकन नहीं होगा। लेकिन ये केस आने के बाद इस प्रावधान को भी न्यायिक पुनर्विलोकन के अंदर शामिल कर लिया गया। इसके बाद है आरपी एक्ट 1950 के आधार पर क्या क्या अनर्हताएं हैं। एक, उसका चुनाव में कोई भी भ्रष्ट आचरण है वो उजागर नहीं होना चाहिए। अगर वो किसी भी अपराध में 2 साल या उससे ज़्यादा की सज़ा पा चुका है तो उसको चुनाव लड़ने के लिए योग्य नहीं होगा। दूसरा, अगर वो तय समय सीमा के अंदर अपने चुनावी खर्च का ब्यौरा नहीं दे पाया है तो उसकी सदस्यता रद्द की जा सकती है। तीसरा है कि वो किसी ऐसे निगम में लाभ के पद पर हो जहां पर सरकार का या राज्य का हिस्सा है वो 25% से ज़्यादा हो उस निगम में, तो उसकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। अगर वो सरकारी नौकरी में भ्रष्टाचार के कारण रिटायर होके आया हो या उसको पदमुक्त किया गया हो या उसने सरकार के प्रति निष्ठा नहीं दिखाई हो अपनी सरकारी नौकरी के दौरान, तो उसको चुनाव लड़ने के लिए योग्य नहीं ठहराया जाएगा। सामाजिक अपराध की अगर वो सती प्रथा, छुआछूत, दहेज प्रथा, ऐसी कुरीतियों का क्या कर रहा हो, बढ़ावा दे रहा हो, तो उसको भी निर्योग्य ठहराया जा सकता है। इसके अलावा अगर उसकी दिलचस्पी सरकारी ठेकों में है, सरकारी सेवाओं में है, तो भी उसको चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित किया जा सकता है। तो ये है कि संसद के सदस्यों की अनर्हताएं, डिस्क्वालिफिकेशन हमने देख ली संविधान के अनुसार, दल बदल विरोधी कानून के अनुसार और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के आधार पर। अब है कि डिस्क्वालिफिकेशन से संबंधित ये निर्णय है, इसकी प्रक्रिया क्या होगी। ये राष्ट्रपति को निर्देशित किया जाएगा अनुच्छेद 103 के अनुसार अंतिम रूप से, और राष्ट्रपति चुनाव आयोग की राय से जो भी निर्णय लेगा वो अंतिम होगा। इसके बाद है संसद सदस्यता की समाप्ति। अगर कोई सदस्य संसद का, कोई व्यक्ति संसद का पहले से सदस्य है तो उसकी सदस्यता की समाप्ति किस प्रकार से की जा सकती है। एक, अगर वो संसद के किसी सदन के पीठासीन अधिकारी को अपना त्यागपत्र दे दे और वो पीठासीन अधिकारी उसका त्यागपत्र स्वीकार कर ले, तब वो पद मुक्त हो जाता है या उसकी सदस्यता है वो चली जाती है। अगर वो संविधान के अनुसार डिस्क्वालीफाई हो जाए, अगर वो 60 दिन तक लगातार उपस्थित रहे,
सदन के द्वारा अगर इस बात की घोषणा की जाएगी तभी उसके पद को क्या रिक्त माना जाएगा। अगर वो 60 दिन से ज़्यादा अनुपस्थित है लेकिन सदन ने इस बात की घोषणा नहीं की है तो उसका पद है वो रिक्त नहीं माना जाएगा। और इसमें कौन से दिन शामिल नहीं होंगे? अगर सदन सत्रावसित रहा हो, बीच में जितने दिन वो काउंट नहीं होंगे, और अगर 4 दिन से ज़्यादा सदन स्थगित रहा हो तो वो दिन भी काउंट नहीं होंगे। इसके अलावा है कि अगर न्यायालय ने उसके चुनाव को अवैध घोषित कर दिया गया हो, उसके चुनाव को शून्य कर दिया गया हो, और अगर उसने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल के पद पर नियुक्ति पाली हो तो उसकी जो राज्यसभा या लोकसभा की सदस्यता है वो चली जाती है। ये हम पहले की क्लास में देख चुके हैं। और छठा है कि अगर उसने सदन के अंदर कोई अनुचित आचरण कर दिया हो, किसी को गाली गलौज दे दी हो, बार बार कहने पर नहीं बैठ रहा हो, चुप नहीं रह रहा हो, और अध्यक्ष है उसकी बात का कहा नहीं मानना हो, अनुशासन में नहीं रह रहा हो, तो उसका पद है वो रिक्त किया जा सकता है। तो ये है संसद की सदस्यता की समाप्ति। अब कुछ और प्रावधान हम संसद के सदस्यों से रिलेटेड देख लेते हैं कि संसद के सदस्यों के वेतन भत्ते कैसे डिसाइड होते हैं, कितनी सैलरी मिलेगी, पेंशन कैसे मिलेगी, भत्ते क्या मिलेंगे। तो ये अनुच्छेद 106 में संसद को इसके ऊपर विधि बनाने का अधिकार दिया गया है कि संसद अपने सदस्यों को वेतन भत्ते है उसके लिए स्वयं विधि बना सकेगी। ऐसे अनुच्छेद 106 का प्रयोग करके संसद ने बनाया संसद सदस्य वेतन भत्ता एवं पेंशन अधिनियम 1954। अब ये 1954 में अधिनियम बना तो इसके बाद से इस अधिनियम के अनुसार संसद के सदस्यों को वेतन भत्ते मिलने लग गए। लेकिन अपनी संसद तो बन गई थी 1952 में ही, जब आम चुनाव हुए थे। उससे पहले अंतरिम संसद भी थी। तो उनके वेतन भत्ते कैसे निर्धारित होते थे? उनके वेतन भत्ते वही मिलते थे जो उस समय संविधान सभा के सदस्यों को मिलते थे। जो संविधान सभा के सदस्यों के वेतन भत्ते थे वही जो अंतरिम संसद थी और जो अपनी प्रथम संसद थी उसको 2 साल तक मिलते रहे थे। दूसरा है कि संसद के अधिकारी वेतन भत्ते और अधिनियम। संसद के अधिकारी यानी लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, इनके वेतन भत्ते हैं वो संसद अधिकारी वेतन और भत्ता अधिनियम 1953 के अनुसार मिलते हैं। अब इसमें आप देखोगे कि यहाँ पर पेंशन शब्द दिया गया है और 1953 वाले में पेंशन शब्द नहीं है। तो अगर कोई सांसद है वो अध्यक्ष बना हुआ है लोकसभा का तो उसको वेतन सो लोकसभा अध्यक्ष के हिसाब से मिलेगा। लेकिन जैसे ही वो रिटायर होता है, 5 साल में अपने पद से मुक्त हो जाता है, तो उसको पेंशन है वो सांसद के हिसाब से मिलेगी, ना कि लोकसभा अध्यक्ष के हिसाब से। ये आप इसमें ध्यान रख सकते हो कि संसद सदस्य है उनमें वेतन भत्ते और पेंशन तीनों हैं, जबकि संसद अधिकारी है उसमें वेतन और केवल भत्ता है। पेंशन उसको लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होने के आधार पर ही दी जाएगी। इसके बाद है कि संसद में मंत्रियों और महान्यायवादी के अधिकार अनुच्छेद 88 और 105 में दिए गए हैं कि मंत्रियों के क्या अधिकार होंगे और महान्यायवादी के क्या अधिकार होंगे। महान्यायवादी के अधिकार हमने महान्यायवादी चैप्टर में पढ़े हैं कि वो संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन में उनकी संयुक्त बैठक में भाग ले सकता है, बोल सकता है, लेकिन मतदान नहीं कर सकता। अगर वो किसी संसदीय समिति का सदस्य है तो वो उस संसदीय समिति में भी भाग ले सकता है, बोल सकता है। अब महान्यायवादी है वो बैठक तो करेगा, बोलेगा, सब कुछ करेगा, लेकिन मतदान है वो नहीं करेगा। इसके अलावा है कि अगर मंत्री किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, हमने लोकसभा राज्यसभा पढ़ते समय देखा था कि कोई ऐसा व्यक्ति है उसको भी मंत्री नियुक्त किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह से, जो वर्तमान में किसी भी सदन का सदस्य नहीं है और वो मैक्सिमम 6 महीने तक मंत्री पद पर बना रह सकता है अगर उसने किसी भी सदन की सदस्यता ग्रहण नहीं की है। तो ऐसा व्यक्ति जो मंत्री बनता है, नियुक्त होता है, वो प्रधानमंत्री भी बन सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उस मंत्री के भी क्या अधिकार होंगे? वो किसी भी सदन का सदस्य न होते हुए भी दोनों सदनों में जा सकेगा, बैठकों में भाग ले सकेगा, वहाँ पर बोल सकेगा। अगर उससे कोई सदस्य प्रश्न पूछ रहा है तो उसका उत्तर भी दे सकेगा। ये सब उसको अधिकार होंगे। सिर्फ और सिर्फ मतदान का अधिकार नहीं होगा, इसको भी मतदान का अधिकार है वो नहीं होगा। तीसरा है कि मंत्री का दूसरे सदन में भाग लेना।
कि अगर कोई मंत्री है वो लोकसभा का सदस्य है तो वो राज्यसभा में की बैठकों में भाग ले सकता है, वहाँ पर प्रश्नों के उत्तर दे सकता है, बोल सकता है। इसी प्रकार अगर कोई राज्यसभा का मंत्री है तो वो लोकसभा की बैठकों में भाग ले सकता है। तो ये 3 अधिकार हैं जो मंत्रियों और महान्यायवादी को अनुच्छेद 88 और अनुच्छेद 105 से मिलते हैं। इसके बाद आते हैं कि संसद के प्रमुख नेता। संसद में कुछ प्रमुख नेताओं को नियुक्त करने की या मानने की एक परंपरा बनी हुई है, जिसमें 3 नेता हम प्रमुख रूप से देखते हैं। एक जिसको बोलते हैं हम सदन का नेता, लीडर ऑफ हाउस। दूसरे बोलते हैं हम विपक्ष का नेता, लीडर ऑफ अपोजिशन। और तीसरा बोलते हैं हम सचेतक, जिसको व्हिप भी बोलते हैं, सचेतक। तो ये तीनों हैं वो संसद के सदनों के नेता होते हैं। अब सदन का नेता कौन होता है, संविधान में इसका कहीं पर उल्लेख नहीं है, लेकिन सदनों की नियमावली में इसका उल्लेख कर दिया गया है, जिसे सदन का नेता है वो चुन लिया जाता है। सामान्यतः लोकसभा या राज्यसभा में प्रधानमंत्री होता है, अगर प्रधानमंत्री उस सदन का सदस्य है। मान लीजिए प्रधानमंत्री अगर लोकसभा का सदस्य है तो वो लोकसभा में सदन का नेता होगा। तो राज्यसभा में सदन का नेता कौन होगा, राज्यसभा में सदन का नेता होगा प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया गया कोई भी उसकी दल का मंत्री। और अगर प्रधानमंत्री राज्यसभा का है तो इस प्रकार से लोकसभा में अपना कोई मंत्री है वो नियुक्त कर देगा सदन के नेता के रूप में, और वो मंत्रिपरिषद का ही मंत्री होगा। दूसरा है विपक्ष के नेता। पहले विपक्ष के नेता को कोई खास मान्यता नहीं थी, लेकिन 1977 में इसको वैधानिक मान्यता दी गई। जो सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी होती है, सबसे बड़ा जो अपोजिशन दल होता है, उसका नेता होता है, उसको हम विपक्ष का नेता बोलते हैं। लेकिन इसके लिए एक शर्त है कि उस पार्टी को जो कुल मत हैं, कुल सीटें हैं, लोकसभा में है तो 543, राज्यसभा में है तो 245, उनका कम से कम 10% प्राप्त होना जरूरी है। जैसे लोकसभा में 543 हैं तो किसी भी सदन को मिनिमम 55 सीटें चाहिए होंगी अगर उसको लोकसभा में विपक्ष का नेता बनाना है। कई बार ये चीज़ें उपलब्ध नहीं होती है, जैसा पिछले लोकसभा चुनाव में हमने देखा था, कांग्रेस पार्टी है उसकी सीटें बहुत कम आई थी, तो उस समय विपक्ष का कोई नेता था ही नहीं। विपक्ष के नेता को कैबिनेट मंत्री के समकक्ष सुविधाएं मिलती है, वेतन मिलता है और भत्ते मिलते हैं। कुल सदस्य संख्या के 10%, यानी लोकसभा में कम से कम 55 सीटें और राज्यसभा में कम से कम 25 सीटें होनी चाहिए। तीसरा है सचेतक, जिसको व्हिप भी बोलते हैं। व्हिप का क्या कार्य होता है कि हर पार्टी अपने दल के किसी एक सदस्य को सचेतक के रूप में नियुक्त करती है। वो पार्टी के अंदर सदस्यों का अनुशासन देखता है और सदस्यों को निर्देश जारी करता है, दल के सदस्यों में अनुशासन बनाए रखता है, उनको निर्देश देता है कि मैक्सिमम उपस्थिति है वो दल के सदस्यों की लोकसभा विधानसभा में बनी रहे, जो सांसद चुनकर आए हैं। उनको मतदान कैसे करना है उनके निर्देश देता है, उनको बताता है कि तुम्हें विधेयक के पक्ष में वोट करने हैं या विपक्ष में वोट करना है, या तटस्थ रहना है, या तुम्हें सदन से बाहर ही चले जाना है। ये सब कार्य व्हिप के अंडर आते हैं। और अगर कोई भी कोई भी उसके दल का सांसद या सदस्य उसके निर्देशों का पालन नहीं करता है तो वो पार्टी के नियमों के अनुसार उस पर अनुशासनात्मक कार्रवाई कर देता है। ये है सचेतक का काम। अब हम देखेंगे कि संसद में विधि निर्माण की प्रक्रिया, कि संसद में कानून कैसे बनता है, कानून बनाने के लिए कौन कौन सी प्रक्रिया है उसको अपनाया जाता है, और किस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप है वो कानून लोकसभा राज्यसभा से पारित होते हुए अंत में राष्ट्रपति तक पहुंचता है, और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद वो अधिनियम बन जाता है। तो इसके लिए अनुच्छेद 107 से 111 में शीर्षक दिया गया है विधायी प्रक्रिया, जिसके अंदर कानून निर्माण की प्रक्रिया बताई गई है, लेकिन वो बहुत संक्षेप में है, डिटेल में नहीं है। तो अलग अलग अनुच्छेदों से, अलग अलग संविधान के भागों से हमें ये कानून निर्माण की प्रक्रिया देखने को मिलती है। कैसे होती है वो हम समझेंगे। उसमें सदनों को ये छूट दी गई है कि वो अपनी कार्यवाही के लिए विधि है वो खुद बना सकते हैं, कि कोई विधेयक को कैसे पास करना है, किस प्रकार से उसका वाचन किया जाएगा, कब चर्चा होगी, कब मतदान होगा। ये सारी चीज़ें सदन है वो अपनी कार्यवाहियों के लिए, इसके लिए नियम कानून खुद बना सकता है। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं विधेयकों के प्रकार, क्योंकि कोई भी कानून बनता है तो उसका जो कच्चा प्रारूप होता है, जो ड्राफ्ट होता है, उसको हम विधेयक बोलते हैं, बिल बोलते हैं। अब बिल
लोकसभा से भी पारित होना चाहिए, राज्यसभा से भी पारित होना चाहिए, और फिर उस बिल पर जब राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर करते हैं तब वो अधिनियम का रूप लेता है, एक्ट का रूप लेता है। तो विभिन्न प्रकार के बिल होते हैं, ऐसा नहीं है कि सारे बिल एक ही प्रकार के होते हैं, सभी बिलों के लिए एक ही प्रकार की प्रक्रिया अपनाई जाएगी, नहीं। अलग अलग जो विधेयक हैं उनके लिए अलग अलग प्रक्रियाएं अपनाई जाएगी। अब नॉर्मली विधेयक दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सरकारी विधेयक, एक होता है प्राइवेट सदस्य विधेयक। सरकारी विधेयक यानी सरकार का विधेयक। सरकार का विधेयक कौन प्रस्तुत करेगा? सरकार किससे बनती है? मंत्रिपरिषद से। तो जरूर कोई ना कोई मंत्री होगा जो सरकारी विधेयक प्रस्तुत करेगा। सरकारी विधेयक को केवल और केवल मंत्री ही प्रस्तुत कर सकता है। दूसरा है प्राइवेट सदस्य विधेयक। प्राइवेट सदस्य यानी जो सदस्य है, सरकारी भी नहीं है, सरकार भी नहीं है, मंत्री भी नहीं है, कोई भी ऐसा सदस्य जो मंत्री नहीं है, चाहे वो सत्ता पार्टी का ही क्यों ना हो। जैसे अब बीजेपी को बहुमत मिला हुआ है, तो अगर बीजेपी का कोई ऐसा सदस्य जो मंत्री नहीं है, वो अगर कोई विधेयक लाता है तो वो भी प्राइवेट विधायक ही होगा, विधेयक होगा, ना कि सरकारी विधेयक। संसद सदस्य जो मंत्री नहीं है, और इन विधेयकों का पारित होना प्राय असंभव होता है। जनरली ये विपक्ष के सदस्यों द्वारा लाया जाता है सरकार की नीतियों की आलोचनाएं करने के लिए, और इसके लिए 1 महीने पहले नोटिस देना होता है जिस सदन में आप उसको प्रस्तुत करना चाहते हो। इसके बाद इसको एक समिति के पास भेजा जाता है, जिस पर समिति जांच करती है, और इस पर चर्चा करने के लिए दिन व समय समिति ही निर्धारित करती है। सामान्यतः देखा गया है कि प्रत्येक शुक्रवार को इसके लिए थोड़ा समय दिया जाता है। तो ये है विधेयकों के सामान्य प्रकार, सरकारी विधेयक और प्राइवेट सदस्य विधेयक। अब आता है मुख्य वर्गीकरण, जिसमें आता है साधारण विधेयक, धन विधेयक, वित्त विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक। साधारण विधेयक की क्या परिभाषा हो? जो ये 3 विधेयक दिए गए हैं ना, धन विधेयक, वित्त विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक, अगर कोई भी विधेयक इन 3 कैटेगरी में फॉल नहीं होता है तो वो साधारण विधेयक कहलाता है। ये है साधारण विधेयक की परिभाषा, कि अगर कोई विधेयक धन विधेयक भी नहीं है, वित्त विधेयक भी नहीं है, संविधान संशोधन विधेयक भी नहीं है, तो वो साधारण विधेयक होगा। धन विधेयक है वो अनुच्छेद 110 में दिया गया है, वित्त विधेयक अनुच्छेद 117 में दिया गया है, और संविधान संशोधन विधेयक 368 में दिया गया है। अब मैं यहाँ पर एक आपको क्या बोलते हैं उसको सर्कल बना के बताते हैं, मुझे नहीं पता। धन विधेयक और वित्त विधेयक में थोड़ा सा संबंध बता देता हूँ, बाकी डिटेल में अंतर हम आगे पढ़ेंगे। ये जो होता है दोस्तों, और ये होता है, ये है वित्त विधेयक, और ये है धन विधेयक। ये कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि धन विधेयक और वित्त विधेयक में संबंध बताइए। हर धन विधेयक वित्त विधेयक होता है, हर वित्त विधेयक धन विधेयक होता है, न तो धन विधेयक वित्त विधेयक होता है, न वित्त विधेयक धन विधेयक होता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि वित्त विधेयक है, इसका दायरा बड़ा है, और धन विधेयक छोटा है। तो हर धन विधेयक वित्त विधेयक तो होता है, लेकिन हर वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होता, ये आपको याद रखना है। अब हम देखते हैं कि साधारण विधेयक है वो किस प्रकार से संसद में पारित होता है और राष्ट्रपति से साइन होकर के एक अधिनियम का रूप लेता है। तो साधारण विधेयक के लिए 5 प्रक्रियाएं अपनाई जाती है। सबसे पहले होता है उसका प्रथम वाचन, फिर द्वितीय वाचन, फिर तृतीय वाचन, फिर दूसरे सदन में भेजना और राष्ट्रपति के पास। तो साधारण विधेयक के लिए 3 तो वाचन होंगे, उसके बाद उसको पारित करके एक सदन से दूसरे सदन में भेजा जाएगा, और फिर 5वीं में उसको राष्ट्रपति के साइन होने के लिए भेजा जाता है। अब प्रथम वाचन में क्या क्या चीज़ें होती हैं? प्रथम वाचन में कोई भी विधेयक है वो किसी भी सदन में प्रस्तुत होता है। साधारण विधेयक के संबंध में आप ये जान लो कि उसको हम लोकसभा में भी प्रस्तुत कर सकते हैं और राज्यसभा में भी प्रस्तुत कर सकते हैं। ऐसी कोई दुविधा नहीं है कि उसको सिर्फ लोकसभा में प्रस्तुत करना है। साधारण का मतलब साधारण, लोकसभा में करो चाहे राज्यसभा में करो। प्रथम वाचन में सिर्फ इसका शीर्षक बताया जाता है और इस विधेयक को लाने के उद्देश्य बताए जाते हैं कि ये विधेयक लाने के क्या कारण थे और ये कौन से उद्देश्यों को पूरा करेगा, ये चीज़ें बताई जाती है।
सारी इसकी कॉपी है, एक एक कॉपी है वो संसद के हर सदस्य को दी जाती है ताकि वो इसको पढ़ सके, देख सके। ना ही तो प्रथम वाचन में चर्चा होती है और ना ही इसके ऊपर मतदान होता है। और अनुमति मिलने के बाद इसको राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जाता है। प्रथम वाचन है वो होता ही राजपत्र में प्रकाशित करने के लिए है। राजपत्र यानी गजट। अब राजपत्र क्या होता है, गजट क्या होता है? राजपत्र आप मोटा मोटी ये समझ लो कि हमारी जो सरकार है उसका एक अखबार होता है जिसके अंदर मुख्य मुख्य रूप से जो विधेयक आते हैं नए नए, वो जो एक्ट बनते हैं, वो जो पदाधिकारी हैं उनकी नियुक्तियां, ये सब प्रकाशित की जाती है। ये सब चीज़ें जब राजपत्र में प्रकाशित हो जाती है तभी वो प्रभावी मानी जाती है। जैसे कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम है जो 21A के आधार पर लागू किया गया था, तो ऐसा नहीं कि उसको राष्ट्रपति ने साइन कर दिया तो वो प्रभावी हो गया, नहीं, जब उसको गजट में प्रकाशित कर देंगे वो उस दिन से प्रभावी माना जाता है। तो ये होता है राजपत्र। तो प्रथम वाचन में सिर्फ प्रस्तुत किया जाएगा, शीर्षक उद्देश्य बताया जाएगा, ना चर्चा होगी ना मतदान होगा, और राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जाएगा। लोकसभा और राज्यसभा कहीं पर भी इसको हम ला सकते हैं। अब है द्वितीय वाचन। द्वितीय वाचन में क्या होता है कि इस पर थोड़ी डिटेल में चर्चा होती है, इसके एक एक पक्ष को समझा जाता है, एक एक खंड को समझा जाता है। तो इसके फिर 3 चरण होते हैं द्वितीय वाचन में। सबसे पहले होते हैं साधारण बहस की अवस्था, दूसरी होती है समिति की अवस्था और तीसरी होती है विचार की अवस्था। साधारण बहस की अवस्था में इस पर सैद्धांतिक रूप से चर्चा की जाती है, अलग अलग उपबंधों पर नहीं, मोटा मोटी जो उसका एक जिस्ट होता है उसके ऊपर चर्चा की जाएगी कि ये कितने फायदेमंद है और कितना इससे नुकसान हो सकता है। दूसरा है कि इसके लिए साधारण बहस की अवस्था के लिए तुरंत अनुमति भी मिल सकती है, बाद की तिथि है वो भी मिल सकती है। इसको प्रवर समिति को भी सौंपा जा सकता है या संयुक्त समिति को भी सौंपा जा सकता है, और इसे जनता की राय जानने के लिए सार्वजनिक भी किया जा सकता है। ये होता है द्वितीय वाचन में प्रथम चरण साधारण बहस की अवस्था। दूसरी होती है समिति अवस्था, कि जब इसको प्रवर समिति और संयुक्त समिति को सौंप दिया जाता है तो वो क्या करती है, वो इसके प्रत्येक खंड पर विचार करेगी, इसको देखेगी कि क्या ये संविधान के अनुरूप है या नहीं, क्या ये संघ का जो क्षेत्राधिकार है उसके अनुरूप है या नहीं है, क्या इससे भूमि स्तर पर फायदे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। इस प्रकार से पूरा डिटेल में डिस्कशन होता है, जांच होती है। इसके बाद कुछ सुझाव दिए जाते हैं, इसमें कुछ बताया जाता है कि क्या आप हटा सकते हो और क्या आप जोड़ सकते हो। ये होती है समिति की अवस्था, यानी समितियों के द्वारा, प्रवर समिति और संयुक्त समिति के द्वारा विचार विमर्श किया जाना। फिर आती है विचार की अवस्था। विचार की अवस्था में विधेयक वापस कहाँ आ जाएगा, सदन में आ जाएगा। जो समिति ने रिपोर्ट सौंपी है, प्रतिवेदन सौंपा है, उसको जो प्रभारी सांसद है यानी जिसने विधेयक प्रस्तुत किया था वो दोबारा सदन के समक्ष रखेगा और इसके प्रत्येक उपबंध पर चर्चा होगी और हर उपबंध पर बारी बारी से मतदान होगा। ये मतदान हर उपबंध पर होगा। इसके बाद जो संशोधन कुछ सुझाए थे समिति ने या जो संशोधन सदस्य को सुझाएंगे उसके प्रस्ताव को स्वीकार किया जा सकता है, अस्वीकार भी किया जा सकता है, लेकिन उन्हें संशोधन के प्रस्ताव देने का अधिकार होगा। पीठासीन अधिकारी प्रत्येक खंड है वो सदस्यों के सामने रखेगा और इस पर मतदान कराता रहेगा। फिर जब सभी खंडों पर मतदान पूरा हो जाएगा और उसमें अगर उसमें कुछ संशोधन स्वीकार किए गए हैं तो वो नए रूप में एक विधेयक के रूप में बन जाएगा कि अब उसमें संशोधन के साथ वो एक नया विधेयक का रूप उसने ले लिया है। इसके बाद जाएगा वो तीसरे वाचन में। तीसरे वाचन में क्या होगा कि संशोधित विधेयक है, जो नए रूप में विधेयक आया है अपने पास, समिति की जांच के बाद, हर खंड पर मतदान के बाद, तो उसके बाद उस पूरे विधेयक पर मतदान होगा कि आप इसको स्वीकार करना चाहते हो कि नहीं स्वीकार करना चाहते। ये नहीं है कि दोबारा से किसी खंड पर चर्चा हो रही हो, नहीं, पूरे विधेयक पर स्वीकार या अस्वीकार करने का यहाँ पर प्रावधान रहेगा। इसके बाद अगर जो सदन ये साधारण विधेयक लेकर आया है वो उसको बहुमत से पारित कर देता है तो फिर उसको दूसरे सदन में भेजा जाता है। जैसे मान लो लोकसभा में आया था तो इसको राज्यसभा में भेजा जाएगा, और अगर राज्यसभा में आया था तो लोकसभा में भेजा जाएगा। फिर दूसरे सदन को
जो पहले सदन के पीठासीन अधिकारी हैं वो दूसरे सदन को इसको भेजेंगे। वहाँ भी इसी प्रकार से तीनों वाचन किए जाते हैं, यही प्रक्रिया दोबारा अपनाई जाती है। अब जब विधेयक है वो अपनी अंतिम स्थिति में दोबारा मतदान के लिए स्वीकार या अस्वीकार के लिए जो दूसरा सदन है वहां पर रखा जाएगा तृतीय वाचन में, तो फिर वहां पर उसके पास 4 विकल्प होते हैं। एक कि वो बिना किसी संशोधन के पारित कर दे कि हाँ ठीक है, आपने जो भेजा है वो हमें मंजूर है। दूसरा है कि संशोधनों के साथ प्रथम सदन को वापस कर दे कि हम इसमें ये संशोधन चाहते हैं, ये सुझा करके वो वापस लौटा दे पहले सदन को। उसको अस्वीकार कर दे यानी उसको खारिज ही कर दे कि हम इसको पूरे को ही अस्वीकार करते हैं, या फिर विधेयक को पड़ा रहने दे, उस पर कुछ भी ना करे, कोई वोटिंग ना कराए, कोई चर्चा ना करे, उसे अपने पास ऐसे ही जो का तो रख रखा है। तो ऐसे में क्या होता है, ऐसे में जो शुरू के 2 है बिना किसी संशोधन के पारित, तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो वो दोनों सदनों से पारित मान ही लिया गया। दूसरा है कि संशोधनों के साथ प्रथम सदन को वापस कर दे। अब प्रथम सदन के पास वापस जाएगा तो प्रथम सदन उन संशोधनों को मान भी सकता है, हो सकता है वो ना भी माने, और फिर दोबारा से उसको उसी सदन को वापस भेज दे। तीसरा है कि वो अस्वीकार कर दे, ये भी हो सकता है। और चौथा है कि विधेयक को पड़ा रहने दे। कितने दिनों तक पड़ा रहने दे, ये मैक्सिमम 6 महीनों तक पड़ा रह सकता है। लेकिन जैसे ही 6 महीने क्रॉस करेगा तो फिर लोकसभा वाले बोलेंगे राष्ट्रपति को कि राष्ट्रपति महोदय, इस विधेयक पर गतिरोध उत्पन्न हो गया है और आप संयुक्त बैठक का प्रावधान करने की कृपा करें। फिर राष्ट्रपति एक अनुच्छेद 108 के अनुसार दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाएगा। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में 543 प्लस 245 सदस्य हैं, ये आएंगे। फिर वोटिंग होगी। वोटिंग होगी तो वहाँ पर लोकसभा के लोग ज़्यादा हैं, तो लोकसभा का पलड़ा भारी रहेगा और वो विधेयक पारित हो जाएगा। तो ये मुख्य मुख्य चरण होते हैं साधारण विधेयक के रूप में, जब हम उसको लोकसभा और राज्यसभा से पारित करते हैं। इसके बाद अगर वो दोनों सदनों से पारित हो गया तो उसको राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा, क्योंकि लास्ट में साइन तो राष्ट्रपति के ही चाहिए। तो राष्ट्रपति को अनुच्छेद 111 के अनुसार 3 विकल्प दिए गए हैं कि या तो वो उस पर स्वीकृति देते, या उसको पॉकेट वीटो मार दे, यानी अपने पास पड़ा रहने दे, उस पर कोई भी कार्रवाई ना करे ना, और या उसको पुनर्विचार के लिए वापस सदनों को लौटा दे। अब ये पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति है वो केवल एक बार भेज सकता है कि कोई विधेयक आया, राष्ट्रपति ने उसको पुनर्विचार के लिए लौटा दिया। अब अगर सदन उसमें कुछ संशोधन करके या उसे ज्यों का त्यों दोबारा राष्ट्रपति को भेजता है तो उस पर राष्ट्रपति को हस्ताक्षर करने पड़ेंगे। उस समय राष्ट्रपति क्या होगा, दूसरी बार बाध्य होगा हस्ताक्षर करने के लिए। इस प्रकार से कोई भी साधारण विधेयक है वो एक अधिनियम का रूप ले लेता है। अब आता है धन विधेयक। धन विधेयक है वो 110 में दिया गया है, अनुच्छेद 110 में। अब हम धन विधेयक का अर्थ देखेंगे। धन विधेयक का निर्धारण कौन करेगा कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है। राज्यसभा की क्या स्थिति है धन विधेयक के संदर्भ में, और राष्ट्रपति स्वीकृति देने के लिए किस प्रकार के विकल्पों का प्रयोग करता है जब कोई धन विधेयक उसके पास जाता है, ये अब हम इस टॉपिक में देखें। सबसे पहले हम अर्थ जान लेते हैं धन विधेयक का। धन विधेयक का अर्थ है, 2 चीज़ें याद रखना आप, वैसे ये याद करोगे तो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी लैंग्वेज है। एक तो कर और दूसरा संचित निधि, तीसरा भारित व्यय। ये चीज़ 3 टॉप पॉइंट है, कीवर्ड है, वो याद रखने। कर, संचित निधि, भारित व्यय। अगर कोई नया कर लगाया जा रहा है, किसी कर को हटाया जा रहा है, किसी कर में परिवर्तन किया जा रहा है, या किसी कर को नियमित यानी रेगुलेट किया जा रहा है, तो ऐसे विधेयक धन विधेयक की श्रेणी में आएंगे। दूसरा, अगर सरकार कोई धन उधार लेने से संबंधित विधि में संशोधन कर रही है तो वो धन विधेयक की श्रेणी में आएंगे। संचित या आकस्मिकता निधि में से धन जमा करना, निकालना, या इसके लिए विधि निर्माण करना कि कैसे धन निकलेगा, कैसे जमा होगा, उस विधि में आप चेंज कर रहे हो, तो वो भी धन विधेयक में आता है। संचित विधि से धन का विनियोग अपने बजट के आधार पर जब हम विनियोग विधेयक पारित करते हैं
तो वो भी धन विधेयक ही होता है, धन विधेयक उसमें ही आता है। संचित निधि पर भारित व्यय घोषित करना या उसको बढ़ाना, कि किसी भी व्यय को संचित निधि पर भारित व्यय घोषित कर दिया या उसकी राशि को बढ़ा रहे हैं। भारित व्यय का मतलब होता है कि ऐसे व्यय जिनके ऊपर संसद में चर्चा तो हो सकती है लेकिन मतदान नहीं हो सकता, वो सीधे सीधे पारित करवा लिए जाते हैं। तो अगर कोई नया व्यय है, खर्च है, वो अगर हम संसद की भारित व्यय में डाल रहे हैं या उसकी राशि बढ़ा रहे हैं तो वो धन विधेयक की श्रेणी में आएगा। कौन नहीं आएंगे, कि किसी प्रकार का अगर जुर्माना लगाया गया है, किसी प्रकार की फीस वसूली जा रही है और स्थानीय प्रयोजनों के लिए कर, जैसे स्थानीय प्रयोजन नगर पालिका के अंदर जैसे वाहन आते हैं तो उसके लिए जो कर हो गए, इनसे संबंधित कोई भी प्रावधान है तो वो धन विधेयक नहीं होगा, नॉर्मल चीज़ हो गई ये तो बहुत ज़्यादा। बस कर, संचित निधि, धन निकालना, डालना, भारित व्यय घोषित करना, ये 3 चीज़ आप याद रखिए, वो धन विधेयक में आएंगे। ऑप्शन में ज़्यादातर ये 3 चीज़ें दी जाती है जब कोई एमसीक्यू धन विधेयक का अर्थ बनाने के लिए पूछता है। इसके बाद हम देखते हैं धन विधेयक का निर्धारण। धन विधेयक का निर्धारण अनुच्छेद 110(3) के अनुसार लोकसभा का अध्यक्ष करता है। धन विधेयक है वो सबसे पहले लोकसभा में ही पुरस्थापित किया जाएगा। लोकसभा में स्थापित किया जाएगा तो लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय है वही इसमें अंतिम होगा और उसको न्यायालय में किसी प्रकार की चुनौती भी नहीं दी जा सकती। लोकसभा अध्यक्ष डिसाइड करेगा कि कोई विधेयक है वो धन विधेयक है कि नहीं, न्यायालय में चुनौती नहीं। अनुच्छेद 117 के आधार पर धन विधेयक हमेशा राष्ट्रपति की सिफारिश से लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। राष्ट्रपति की सिफारिश इसलिए ली जाती है ताकि बाद में जब विधेयक लोकसभा और राज्यसभा से पारित हो जाए तो राष्ट्रपति कोई आनाकानी ना करे, लोकसभा में ही रखा जाएगा। सभी धन विधेयक सरकारी विधेयक होते हैं कि अब संचित निधि से कोई संसद का सदस्य है वो तो धन निकाल नहीं सकता, जो नॉर्मल सदस्य है, सरकार है, उसी को धन निकालने की अनुमति मिलती है। तो जो सरकार में मंत्री है वही ये विधेयक लेकर आएगा, तो ये एक सरकारी विधेयक होता है हमेशा। धन विधेयक हमारा सरकारी विधेयक होता है और ये मंत्री के द्वारा लाया जाता है। तो ये हो गया धन विधेयक का निर्धारण। अब हम देखते हैं धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा की स्थिति, कि राज्यसभा इस पर क्या क्या कर सकती है। इसका भी वैसे ही होता है, प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन, तृतीय वाचन, लोकसभा से पारित, फिर राज्यसभा के पास जाता है। तो अब राज्यसभा इस पर क्या कर सकती है। राज्यसभा न तो इसको संशोधित कर सकती है, साधारण विधेयक में वो उसको संशोधित कर सकती थी, इसमें राज्यसभा संशोधन नहीं कर सकती है, न इसको खारिज कर सकती है, खारिज भी नहीं कर सकती। तो वो इसको सिर्फ 14 दिनों तक अपने पास रोक के रख सकती है। अगर 14 दिनों तक उसने पारित नहीं किया या खारिज नहीं किया जो भी है, तो उसको 14 दिन बाद राज्यसभा से उसी रूप में पारित मान लिया जाता है। और अगर संशोधन कोई सुझाए तो वो बाध्य नहीं है लोकसभा के ऊपर, लोकसभा उसको स्वीकार भी कर सकती है, खारिज भी कर सकती है, कुछ को स्वीकार कर सकती है और कुछ को खारिज कर सकती है। ये लोकसभा के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन राज्यसभा इस मामले में कुछ भी नहीं कर सकती। धन विधेयक के मामले में वो राज्यसभा या तो पारित करेगी या उससे पारित हुआ मान लिया जाएगा, अगर वो 14 दिनों तक उस पर कोई भी कार्यवाही नहीं करती है। तो ये है राज्यसभा की स्थिति, जो लोकसभा की तुलना में काफ़ी कमज़ोर दिखाई देती है धन विधेयक के संदर्भ में। अब है राष्ट्रपति की अनुमति। अब राज्यसभा से तो पारित हो गया धन विधेयक, अब गया राष्ट्रपति के लिए। तो राष्ट्रपति के पास क्या विकल्प होंगे। राष्ट्रपति के पास जब वो विधेयक जाएगा तो लोकसभा अध्यक्ष उस पर एक पन्ना ऐड करके भेजेगा कि ये वित्त विधेयक, ये धन विधेयक है। ठीक है, तो धन विधेयक है तो राष्ट्रपति समझ जाएगा कि ना तो वो इसको पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, वो इस पर स्वीकृति ही देता है, क्योंकि उसने पूर्व अनुमति से ही, उसकी सिफारिश से ही इसको लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था। तो ये है धन विधेयक का एक कानून का रूप ले लेना। अब आता है वित्त विधेयक। वित्त विधेयक 3 प्रकार के होते हैं, जिनमें एक तो धन विधेयक ही है। हर धन विधेयक वित्त विधेयक होता है, लेकिन वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होता। ये मैंने आपको वो गोला बना के समझा दिया था। धन विधेयक अनुच्छेद 110, वित्त विधेयक 2 प्रकार के होते हैं अलग से। प्रकार 1 अनुच्छेद 117(1), प्रकार 2 अनुच्छेद 117(3). प्रकार 1 में धन विधेयक तो आते ही आते हैं, प्लस में कुछ अन्य विधेयक, अन्य विषय भी आते हैं जो
वित्त से संबंधित होते हैं। इनको सबसे पहले लोकसभा में ही स्थापित किया जाना है, राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से ही प्रकाशित किया जाना है, और ये राज्यसभा में साधारण विधेयक की तरह एक्ट करते हैं। यानी राज्यसभा में इनके ऊपर 6 महीने तक का समय है। अगर राज्यसभा इनको अपने पास रोक के रखना चाहिए तो, संशोधन सुझाना चाहे तो, वो सब कार्य इसमें साधारण विधेयक की तरह राज्यसभा कर सकती है। दूसरा है वित्त विधेयक प्रकार 2। इसमें संचित निधि पर भारित जितने भी व्यय हैं उनमें से धन विधेयक हटा दो 110 वाले, फिर जो विषय बचते हैं वो प्रकार 2 में आते हैं। ये किसी भी सदन में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। इस पर राष्ट्रपति की पूर्व सहमति है वो जरूरी नहीं है। ये भी राज्यसभा में साधारण विधेयक की तरह ही रिएक्ट करेंगे। राज्यसभा को वो सारे अधिकार होंगे जो उसको साधारण विधेयक के संदर्भ में मिले हुए हैं। ये वित्त से जुड़े मामले, राजस्व और व्यय से जुड़े विधेयक होते हैं। अब आता है संविधान संशोधन विधेयक कि अगर संविधान में संशोधन करना है तो हमें किस प्रकार की प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी, ये दिया गया है अनुच्छेद 368 में। अब संविधान संशोधन, तो क्या संविधान के किसी भी अनुच्छेद में संशोधन है वो संविधान संशोधन माना जाता है? तो नहीं, ऐसा नहीं है। संविधान के कुछ अनुच्छेद ऐसे हैं जिनमें संशोधन संविधान संशोधन नहीं माना जाता। कुछ अनुच्छेदों में संशोधन है वो दोनों सदनों के विशेष बहुमत से किया जाता है, और कुछ अनुच्छेदों में संशोधन है वो दोनों सदनों के विशेष बहुमत प्लस में आधे से ज़्यादा राज्यों के विधानमंडलों के द्वारा पारित माना जाना चाहिए। अब ऐसे कौन से अनुच्छेद हैं जो संविधान संशोधन में नहीं आते हैं? ऐसे अनुच्छेद हो गए एक नहीं सॉरी 2, 3, 4 कि कोई नया राज्य बनाना है, किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन करना है, किसी राज्य को राज्यसभा में जो सीटें आवंटित है उनमें परिवर्तित करना है, तो ये संविधान संशोधन नहीं माना जाता है। इसके अलावा अगर राज्यों में विधान परिषदों का निर्माण करना है तो उसकी शक्ति भी अनुच्छेद 167 है कि अभी मेरे को पक्का याद नहीं है कि विधान परिषद का निर्माण करना है या विधान परिषद को हटाना है राज्यों से, तो वो संविधान संशोधन नहीं है, उसको साधारण बहुमत से पारित करके कर सकते हैं। अगर किसी संघ शासित क्षेत्र है, संघ राज्य क्षेत्र हो गया, उसमें विधानसभा का निर्माण करना है तो वो भी हम साधारण बहुमत से कर सकते हैं, संविधान संशोधन की उसमें ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब हम देखेंगे कि जिनमें विशेष बहुमत की ज़रूरत है तो इसके प्रकार ये 2 प्रकार के होते हैं। दोनों सदनों का विशेष बहुमत चाहिए और दोनों सदनों के विशेष बहुमत के साथ आधे से ज़्यादा राज्यों के विधानमंडलों से पारित होना चाहिए। इसके बाद हम देखेंगे इसकी क्या प्रक्रिया रहती है। अब दोनों से सदनों से विशेष बहुमत है ये अधिकांश अनुच्छेदों में लगते हैं, और राज्यों वाला जो प्रावधान है ये केवल संघीय ढांचे से संबंधित जो अनुच्छेद हैं हमारे संविधान में उसमें लागू होते हैं। जैसे राष्ट्रपति का चुनाव है, उसमें अगर किसी भी प्रकार का परिवर्तन करना है, अगर करना चाहे कि आगे से राज्य विधानमंडलों के सदस्य राष्ट्रपति चुनाव में भाग नहीं लेंगे तो इसको आधे से ज़्यादा राज्यों के विधानमंडलों से पारित करवाना पड़ेगा, जो राज्य नहीं करेंगे। दूसरा है कि अगर अनुच्छेद 368 में परिवर्तन करना हो, क्योंकि ये संविधान संशोधन की प्रक्रिया बताता है, और अगर हमने संविधान संशोधन की प्रक्रिया में ही चेंज करना चाहेंगे तो उसको भी आधे से ज़्यादा राज्यों के विधानमंडलों से पारित करवाना पड़ेगा। संघ राज्य क्षेत्रों की जो विधायी शक्तियाँ हैं उनके बंटवारे में कोई अगर अनुच्छेद का हमें संशोधन करना है तो वो भी राज्यों से अनुमति लेनी पड़ेगी। अब हम देखते हैं इसकी पारित होने की प्रक्रिया। संविधान संशोधन विधेयक है वो किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है। यहाँ पर इसकी शक्ति साधारण विधेयक जैसी ही है। किसी भी सदन में प्रथम, द्वितीय, तृतीय वाचन होते हैं वैसे ही जैसे साधारण विधेयक के लिए होते हैं। लेकिन जब इसको पारित करते हैं तो संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत होना चाहिए। अब विशेष बहुमत क्या होता है? विशेष बहुमत विशेष बहुमत में 2 कंडीशन है वो अप्लाई होगी दोस्तों। समस्त सदस्य संख्या का बहुमत यानी आधे से ज़्यादा, और उपस्थित व मतदान
करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। इन दोनों कंडीशन में जो सबसे ज्यादा होगा वही वहां पर उस समय लागू होगा। अब जैसे लोकसभा है, लोकसभा में 543 सीटें हैं, तो 543 के आधे कितने हो गए? 572, सॉरी 272। 272 वोट मिनिमम होने चाहिए। कब? जब संख्या कम है। अब मान लो उस दिन पूरी लोकसभा में 200 सदस्य ही आए, 200 के 200 बीजेपी के हैं, तो अब बीजेपी चाहेगी हम संविधान संशोधन कर लें, तो 200 सदस्य अगर सारे के सारे उसको समर्थन देंगे तो भी वो संविधान संशोधन विधेयक है वो पारित नहीं होगा, क्योंकि कम से कम 272 सीटें होनी ही होनी चाहिए। प्लस में अगर ज़्यादा उपस्थित हैं, मान लो उपस्थित हो गए 400 उपस्थित हो गए, तो 2/3 सदस्य होने चाहिए। 2/3 यानी 66%। 400 का 66% कितना हो गया? 2/3। 800 भाग 3, 3 दूनी 6, 2 20, 3 6 18, 3 6 18। इसको गुणा करो 2 से, 2 6 12, 2 6 12 1 13, 2 दूनी 4 1 5। ये ज़्यादा हो गए। अच्छा 800 में दे दियो, तो 266 सदस्य हो रहे हैं। अभी भी कम पड़ रहे हैं ये। मान लो 500 सदस्य हैं, 500 गुणा 2/3, 543 में से 500 आए हैं, तो क्या होगा? 1000/3 आ जाएगा। तो 3 3 9 333.3, यानी 334 वोट मिलेंगे, तभी वो लोकसभा से पारित माना जाएगा। इसी प्रकार राज्यसभा से होगा कि या तो कम से कम आधे हो, अगर आधे से ज़्यादा है तो उपस्थित और मतदान करने वाले। अगर जितने लोग हैं उनमें से उपस्थित हैं 500, लेकिन बाकी अगर 100 लोग मतदान करने से मना कर दिया है, तो भी हमें 333 वोट है उनकी ज़रूरत होगी, अगर वो मतदान नहीं करेंगे तो भी। तो ये सब चीज़ें हैं, ये दोनों कंडीशन इसमें मैक्सिमम लेवल पर लागू होनी चाहिए, तभी हम उसको सदन से पारित माना जाएगा। इसमें संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है, जैसा कि साधारण विधेयक में होता है, क्योंकि संयुक्त बैठक होती है तो लोकसभा में बहुमत होता ही है सरकार का, कुछ राज्यसभा में उसको सीटें मिली होती है, तो वो विधेयक आसानी से पारित हो जाता है। तो संविधान संशोधन विधेयक है उसमें ऐसा प्रावधान नहीं है। फिर अगर ये राष्ट्रपति के पास जाता है तो राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य है। अगर लोकसभा ने भी पारित कर दिया, राज्यसभा ने भी पारित कर दिया, तो राष्ट्रपति को उस पर हस्ताक्षर करने ही करने पड़ेंगे। 24वां संविधान संशोधन 1971 के द्वारा ये व्यवस्था लागू है। अब देखते हैं कि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जो अनुच्छेद 108 के अनुसार राष्ट्रपति बुला सकता है। कब बुलाता है? जब किसी विधेयक पर दोनों सदनों में गतिरोध हो जाए। कौन से विधेयक पर? धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक को छोड़कर। वित्त विधेयक प्रकार 2 और साधारण विधेयक, इन पर अगर गतिरोध होता है तो संयुक्त बैठक का प्रावधान है अनुच्छेद 108 के अनुसार। अब संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? तो वैसे तो हम राज्यसभा को उच्च सदन बोलते हैं, लेकिन राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक होगी, तो जो लोकसभा है निम्न सदन बोलते हैं, उसका अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करेगा। अब मान लो उस दिन लोकसभा का अध्यक्ष नहीं है, तो कौन करेगा? तो फिर बड़े में देखा जाए तो वैसे तो राज्यसभा का सभापति आता है, लेकिन नहीं, उस समय राज्यसभा का सभापति अध्यक्षता नहीं करेगा। अगर लोकसभा का अध्यक्ष नहीं है तो उसका लोकसभा का उपाध्यक्ष उसकी अध्यक्षता करेगा। अब मान लो उपाध्यक्ष भी नहीं है, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थित हैं, फिर कौन करेगा? फिर तो राज्यसभा के सभापति का नंबर आना चाहिए। नहीं, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य ही नहीं है, तो वहां पर संयुक्त बैठक में उसको अध्यक्षता नहीं करने का प्रावधान है। फिर कौन करेगा? फिर करेगा राज्यसभा का उपसभापति। अब मान लो तीनों ही नहीं है, ना लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष है, ना लोकसभा के उपसभापति राज्यसभा का उपसभापति है, तो फिर कौन करेगा? फिर करेगा लोकसभा राज्यसभा के सदस्यों में से ही एक व्यक्ति कोई चुना जाएगा अध्यक्षता करने के लिए, वो करेगा।
वो कौन होगा? वो होगा लोकसभा का ही सदस्य, क्योंकि लोकसभा की मेजोरिटी रहती है तो वही उसकी अध्यक्षता करता है। तो ये हो गया अध्यक्षता। गणपूर्ति कितनी चाहिए? 1/10 सदस्य दोनों सदनों की सदस्य संख्या को मिला करके, यानी 543 उसके, 245 उसके, कितने हो गए? 5 और 3 8, 4 4 8, 5 और 2 7, 788। इसका 10% कितना हो गया? 79। 79 सदस्य कम से कम होने चाहिए संयुक्त बैठक में, तभी संयुक्त बैठक है वो चलेगी। और अगर राष्ट्रपति ने संयुक्त बैठक बुलाने का निर्णय ले लिया है तो उसके बाद में कोई सदन अलग से विधेयक पर चर्चा नहीं कर सकता, उस पर कोई भी विचार विमर्श नहीं किया जाएगा। संयुक्त बैठक होगी तभी उस पर विचार विमर्श होगा। ठीक है। किन बिंदुओं पर विचार विमर्श होगा? केवल उन बिंदुओं पर विचार विमर्श होगा जिनके कारण गतिरोध उत्पन्न हुआ है। ये तो होता नहीं है जनरली कि पूरा विधेयक ही किसी दूसरे सदन को गलत लग रहा हो। उसके कुछ बिंदु होते हैं, कुछ पॉइंट होते हैं जो दूसरे सदन को सही नहीं लगते हैं, तो केवल उन्हीं बिंदुओं पर चर्चा होगी, या फिर उन बिंदुओं पर चर्चा होगी कि जिसमें विलंब होने के कारण विधेयक में कुछ परिवर्तन करना पड़ रहा है। कोई विधेयक आज लागू करना था लेकिन वो 6 महीने तक राज्यसभा के पास पड़ा रहा, फिर संयुक्त बैठक हो रही है तो उस 6 महीना में कुछ चेंजेस हो जाएंगे ना, जिसके कारण से विधेयक का रूप हमें परिवर्तित करना पड़ेगा, तो उन बिंदुओं पर चर्चा हम कर सकते हैं। तो ये है संयुक्त बैठक का प्रावधान। अब हम देखते हैं अपना लास्ट टॉपिक, बजट संबंधी प्रक्रिया। अब बजट है वो एक प्रकार का विधेयक होता है जिसको अधिनियम बनाना होता है, पूरे बजट को पारित करवाना होता है। उसकी क्या प्रक्रिया रहती है? क्योंकि बजट के बिना तो हमारी सरकार चलनी नहीं है, सारे काम खर्चे तभी होंगे जब उसको धन की प्राप्ति होगी। तो ये कैसे होता है? ये संसद को शक्ति दी गई है ताकि सरकार के ऊपर आर्थिक रूप से नियंत्रण रखा जा सके। इसलिए क्योंकि अगर सरकार को लोकसभा में विश्वास मत हासिल है तभी वो बजट पारित करवा करके भारत की संचित निधि से धन निकालेगी और उनको समाज सेवा में, सामाजिक कार्यों में, विकास में देश के लगाएगी। लेकिन मान लो कल को मंत्रिपरिषद तो बन गई लेकिन लोकसभा में उसका विश्वास मत खत्म हो गया, और अगर बजट जो संचित निधि है वो सीधे सीधे सरकार के हाथों में दे दे, संसद के हाथों में ना दे, तो सरकार में जो चुनिंदा लोग बैठे होते हैं वो धन को निकाल करके उसका दुरुपयोग कर सकते हैं। इसलिए ये शक्ति है वो संसद को दी गई है। सरकार को कार्यों के लिए आवश्यक धन है वो संसद के माध्यम से मुहैया करवाया जाएगा, विधेयक पारित करके, विनियोग विधेयक पारित करके। अब बजट आया कहाँ से? बजट एक फ्रेंच भाषा का शब्द है बुजेट या बुजेट, जिसका सामान्य अर्थ होता है चमड़े का थैला। अब भारत के संविधान में कहीं पर बजट शब्द का उल्लेख नहीं है। बजट शब्द की जगह उल्लेख है वार्षिक वित्तीय विवरण का, जो अनुच्छेद 112 में दिया गया है। अनुच्छेद 112 में कहा गया है कि राष्ट्रपति का ये कर्तव्य है कि वो हर वित्तीय वर्ष में, वित्तीय वर्ष यानी 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च का अगले का जो वार्षिक वित्तीय विवरण है वो संसद के समक्ष रखवाएगा सरकार से। तो ये काम राष्ट्रपति करवाता है। 1999 से पहले क्या होता था? जब अपना देश में अंग्रेजों का शासन था तो हमारे देश का बजट कहाँ बनता था? हमारा देश का बजट बनता था ब्रिटेन की संसद में। वहाँ पर बजट का जो भाषण होता था, प्रस्तुत किया जाता था, वो लगभग 11:30 बजे प्रस्तुत किया जाता था। अब भारत देश का टाइम वहाँ से 5.5 घंटे आगे है, तो अपने यहाँ शाम को 5 बजे बजट प्रस्तुत होता था। ये प्रक्रिया है वो देश आज़ाद होने के बाद भी चलती रही। फरवरी के अंतिम सप्ताह में ये बजट है वो प्रस्तुत होता था। इसमें रेल बजट और सामान्य बजट है वो दोनों अलग अलग प्रस्तुत किए जाते थे। लेकिन 1999 के बाद इसको शाम को 5 बजे से सुबह 11 बजे कर दिया गया। लेकिन रेल बजट और सामान्य बजट वैसे ही अलग अलग आते रहे। 2017 में जो मोदी सरकार है उसने 2 चेंजेस किए। एक, जो फरवरी के अंतिम सप्ताह में बजट प्रस्तुत होता था उसको 1 फरवरी को कर दिया। 1 फरवरी, या जो फरवरी का पहला कार्य दिवस होगा, मान लो 1 फरवरी को संडे पड़ गया तो 2 फरवरी को बजट प्रस्तुत किया जाएगा सुबह सुबह, और रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया। अब 1 फरवरी क्यों किया गया? 1 फरवरी इसलिए किया गया कि जब हम फरवरी के लास्ट सप्ताह में, लास्ट दिन में बजट प्रस्तुत करते हैं तो हमारे पास सिर्फ 1 महीना बचता है, मार्च। उसमें हमें इस पर विचार विमर्श करना है, मतदान करवाना है, संसद से पास करवाना है, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर करवाने हैं, तब जाकर धन मिलेगा।
तो मार्च अप्रैल कम से कम 2-3 महीने इसमें लग जाते थे। तो सरकार को लेखानुदान लेना पड़ता था, यानी पहले ही कुछ धन निकालना पड़ता था संचित निधि से, उसके लिए अलग से विधेयक पारित करवाना पड़ता था। ये समस्या ना हो, नया फाइनेंशियल ईयर शुरू होने से पहले पहले ही बजट वाली सारी प्रक्रियाएं पूरी हो जाए, इसके लिए मोदी सरकार ने इसको 1 फरवरी कर दिया गया। अब बजट प्रस्तुत करने से पहले सरकार क्या करती है? आर्थिक सर्वेक्षण निकालती है पिछले साल का। आर्थिक सर्वेक्षण क्यों निकालती है? इसे निकालती है ताकि जो RAS, रीट, PSI है, इन परीक्षाओं में इससे प्रश्न पूछे जा सके। अरे प्रश्न नहीं रहे। आर्थिक सर्वेक्षण इसलिए निकालती है ताकि इसको सदनों के समक्ष प्रस्तुत कर सकें और बता सकें कि पिछली बार हमने जो बजट प्रस्तुत किया था उसका उपयोग हमने इस हिसाब से किया और इसके मद्देनजर रखते हुए हम अपना भावी बजट है वो प्रस्तुत करेंगे। तो ये है बजट संबंधी प्रक्रिया। अब बजट में जो व्यय दिखाई जाते हैं कि सरकार है वो खर्चे कहाँ कहाँ पर करेगी, तो उनका वर्गीकरण 2 तरह से किया जाता है। एक होता है संचित निधि पर भारित व्यय और एक होता है संचित निधि से किए जाने वाले व्यय। एक है भारित और एक जनरली या नॉर्मली किए जाने वाले। भारित में क्या होता है? भारित में मतदान नहीं होता लोकसभा में, केवल चर्चा हो सकती है। कौन कौन से भारित व्यय हैं? जितने भी अपने संवैधानिक पद हैं, राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति हो गया, और लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष हो गए, राज्यसभा के सभापति उपसभापति हो गए, कैग हो गया, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के न्यायाधीश हो गए, UPSC के अध्यक्ष और सदस्य हो गए। इन सब के वेतन है वो भारत की संचित निधि पर भारित है, इन पर मतदान नहीं हो सकता। ठीक है। और अगर भारत सरकार की साख बचानी है, उसको राजनीतिक दबावों से मुक्त रखना है, तो ऐसे भारित व्यय हमें कुछ निकाल के रखने पड़ेंगे जिस पर मतदान नहीं किया जा सके। ठीक है। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, लोकसभा राज्यसभा के पदाधिकारी हो गए, कैग, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के न्यायाधीश, UPSC, और अगर संसद विधि बना करके कोई दूसरा पद है या दूसरा खर्च है वो भारित व्यय में जोड़ना चाहती है तो जोड़ सकती है। संचित निधि से किए जाने वाले व्यय हैं, इनके अलावा जितने भी व्यय बच जाते हैं उन पर मतदान भी होता है और चर्चा भी होती है। जैसे 10,000 करोड़ का रक्षा बजट दे रहे हैं, 20,000 करोड़ का सड़क का लिए परिवहन का बजट दे रहे हैं, ये सब चीज़ें दूसरे वर्गीकरण में आती हैं। अब है बजट पारित करने की प्रक्रिया। बजट पारित करने की प्रक्रिया में 6 चरण होते हैं। पहले चरण में बजट की प्रस्तुति होगी, पहले पेश किया जाएगा। फिर बजट पर आम बहस होगी, थोड़ी बहुत मोटे मोटे स्तर पर बहस हो जाएगी। फिर उसको विभागीय समितियों द्वारा जांच के लिए भेजा जाएगा। हर मंत्रालय से संबंधित विभागीय समितियां होती है, 24 स्थायी विभागीय समितियां हैं। उनमें हर खंड पर डिटेल में डिस्कशन होगा, डिटेल में जांच होगी। इसके बाद जो अनुदान संबंधी मांगों पर मतदान होगा, कि कौन से मंत्रालय ने कितने रुपए मांगे हैं, कहाँ खर्च कर रही है, उसके ऊपर वोटिंग होगी। उसके बाद विनियोग विधेयक है, संचित निधि से धन निकालने के लिए जो विधेयक आता है उसको रखा जाएगा। और अंत में वार्षिक वित्त विधेयक पारित कराया जाएगा। इनको देखते हैं हम डिटेल में थोड़ा। बजट की प्रस्तुति। बजट की प्रस्तुति केवल और केवल लोकसभा में होगी, मंत्री के द्वारा। वित्त मंत्री ही ज़्यादातर करता है। बजट भाषण है वो प्रस्तुत किया जाएगा। इस समय केवल प्रस्तुतिकरण होगा, कोई भी प्रकार की चर्चा नहीं होगी, रोड़ा हंगामा नहीं चलेगा, किसी भी प्रकार का विचार विमर्श नहीं होगा। जो वित्त मंत्री जी बजट में बोल रहे हैं वो सुनते जाइए। दूसरा है बजट पर आम बहस। 3-4 दिन लोकसभा में समग्र रूप से विचार विमर्श हो। तो संसद के सदस्य हैं वो मंत्री से, वित्त मंत्री से प्रश्न पूछ सकते हैं, वित्त मंत्री उनका उत्तर दे सकता है। ये सब बजट भाषण हो गया आज। इसके 3-4 दिन बाद तक ये चलेगा। उसके बाद सदन हो जाएगा 3 से 4 हफ्तों के लिए स्थगित। 3 से 4 हफ्तों के लिए स्थगित हो गया। तो फिर बजट कहाँ जाएगा? बजट जाएगा इन 24 स्थायी विभागीय समितियों के बीच। ये संबंधित मंत्रालयों से अनुदान की मांगे हैं उनकी जांच करेगी कि अच्छा 10,000 करोड़ का रक्षा बजट है तो इसको कहाँ कहाँ यूज किया जा रहा है, किस किस प्रकार से, ये सब चीज़ें देख करके वो इस पर एक रिपोर्ट तैयार करेगी। अब ये विभागीय समितियों वाला प्रावधान कब आया? ये आया 1991 में, जब अपनी आर्थिक सुधार लागू हुए थे। तो 1993 से इनको इंक्लूड किया गया कि भाई पैसे का मुद्दा है, आर्थिक मुद्दा है, तो इनको समितियों के द्वारा हर प्रकार से जांचा जाना चाहिए। इसके बाद
जो ये समितियां हैं ये रिपोर्ट दोनों सदनों में विचार के लिए रख देगी अपनी अपनी रिपोर्टें। इसके बाद अनुदान संबंधी मांगों पर मतदान होगा। अब इन्होंने रिपोर्ट दे दी कि ये रिपोर्ट है, इस मंत्रालय ने इतने इतने रुपए मांगे हैं, इतने रुपए जायज हैं, इतने रुपए अनुदान दे सकते हैं। तो फिर क्या करेगा, फिर लोकसभा का जो अध्यक्ष है वो हर मंत्रालय की मांग पर वोटिंग करवाएगा। रिपोर्ट के आधार पर प्रत्येक मंत्रालय की मांगों पर मतदान होगा। केवल लोकसभा में होगा, राज्यसभा में मतदान नहीं होगा। प्रत्येक खंड पर मतदान की बात कर रहा हूँ, प्रत्येक खंड पर मतदान सिर्फ लोकसभा में होगा। बाद में बजट है वो पारित होने के लिए राज्यसभा में जाएगा पूरा का पूरा। केवल भारित व्यय से अलग व्यय में मतदान होगा। जो भारित व्यय है उन पर तो मतदान होता ही नहीं है, जो संचित निधि पर भारित है उनसे अलग जो भी खर्च है उनके ऊपर मतदान होता रहेगा। और मैक्सिमम 26 दिन का समय दिया जाएगा। लेकिन ये 26 दिन सुनने में ज़्यादा लग रहे हैं, 26 दिन बहुत कम समय होता है, क्योंकि एक तो लोकसभा राज्यसभा इनकी कार्यवाहियाँ ही 11 बजे शुरू होती है, बीच में फिर हाफ टाइम, लंच, टी ब्रेक, पता नहीं क्या क्या चलता है, तो बहुत कम समय होता है। 26 दिन में तो 3-4 मंत्रालय हैं, उनके जो खंड है उनको जो आवंटन दिया गया है उन्हीं पर चर्चा हो पाती है। तो फिर क्या होगा, फिर होगा अंतिम दिन गिलोटिन। गिलोटिन का मतलब होता है सिर काट देना। अब मान लो 50 मंत्रालय हो गए, 5 पर तो हो गई फुल विस्तार से चर्चा, बच गए 45। अब 45 को सॉरी भाई, लोकसभा अध्यक्ष क्या करेगा कि ये 45 खंड हैं, ये एक साथ रख दिए हैं। बताने की जरूरत नहीं है कि कौन से खंड है, कितने रुपए मिल रहे हैं, नहीं। और इन पर अब आप मतदान करो। मतदान करो तो वही लोकसभा में बहुमत है सरकार का, तो वो सारे पास हो जाते हैं, तो इनको गिलोटिन कर दिया जाता है। अब इन गिलोटिन को रोकने के लिए या जो मंत्रालयों के अनुदान की मांगे होती है उनको रोकने के लिए, जिस समय अनुदानों पर मतदान चल रहा होता है, विपक्ष के लोग कुछ कटौती प्रस्ताव लेके आते हैं उनकी आलोचना करने के लिए। तो ये कटौती प्रस्ताव ये 3 प्रकार का होता है। एक होता है नीतिगत कटौती प्रस्ताव, एक आर्थिक और एक सांकेतिक। नीतिगत में क्या होता है कि विपक्ष को राशि से दिक्कत नहीं है, खर्चों से दिक्कत नहीं है, जो सरकार की नीति है ना उसी से दिक्कत है कि जहाँ ये पैसा लगा रही है। उसमें ये क्या करती है कि ये कटौती प्रस्ताव लाती है कि इसका जो ये खर्च है इस विभाग का, इसको घटा करके 1 रुपया कर दो। तो ये पारित नहीं होता है क्योंकि विपक्ष की सीटें कम होती है। अगर कोई भी कटौती प्रस्ताव लोकसभा में पारित हो जाता है तो उसी समय सरकार गिर जाएगी। अगर सरकार बजट को पास नहीं करवा पाती है लोकसभा में तो सरकार उसी समय गिर जाती है। ये आपको ध्यान रखने वाली, याद रखने वाली बात है। दूसरा है आर्थिक कटौती प्रस्ताव। आर्थिक यानी धन से संबंधित, मतलब नीति तो सही है लेकिन आप इसमें पैसे ज़्यादा खर्च कर रहे हो, इन पैसों को कुछ कम करो या सारा ही कम करो, कम या समाप्त करो, ये आता है आर्थिक कटौती में। तीसरा है सांकेतिक कटौती। इसमें क्या है कि इसमें ना तो नीति से खुश होती है ना ही राशि से खुश होती है, वो ये कहती है कि चलो 100 रुपये कम कर लो इसमें से। ये होता है सांकेतिक कटौती प्रस्ताव। उसके बाद आता है विनियोग विधेयक। विनियोग विधेयक दिया गया है अनुच्छेद 114 में। क्या काम है विनियोग विधेयक का? विनियोग विधेयक का काम है भारत की संचित निधि से पैसे निकालना। भारत की संचित निधि से कोई पैसा है वो तभी निकलेगा जब विनियोग विधेयक पारित होगा, और विनियोग विधेयक होता है वो धन विधेयक होता है। और धन विधेयक पारित होने के लिए लोकसभा में बहुमत मजबूत होना चाहिए, राज्यसभा की उसमें ज़्यादा भूमिका होती नहीं है, तो लगभग ये भी आसानी से पारित हो जाता है। और अगर विनियोग विधेयक पारित ना हो तो भी सरकार है वो गिर जाती है। अंत में आता है वार्षिक वित्त विधेयक। जो पूरा बजट है वही एक विधेयक के रूप में प्रस्तुत किया जाता है वित्त मंत्री के बजट भाषण के बाद। इसमें सरकार के बजट संबंधी प्रावधान होते हैं, खर्चे होते हैं, प्राप्ति होती है आगामी वित्त वर्ष के संबंध में, और ये भी धन विधेयक के रूप में होता है। और इसको कम से कम, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इसमें 75 दिनों का समय लगता है, जो अपने अंग्रेजों के टाइम से चला आ रहा था, लेकिन सामान्यतः इतना समय नहीं लगता है, ये पारित हो जाता है। अब बीच में रह गया लेखानुदान पारित किया जाना। लेखानुदान लगभग 2017 से पहले पारित किया जाता था हर साल। जैसा मैंने बताया था ना कि फरवरी के अंतिम सप्ताह, अंतिम दिन में बजट प्रस्तुत होता था, उसमें टाइम लगता था।
तो अप्रैल शुरू हो गया, बजट पारित नहीं हुआ है, विनियोग विधेयक पारित नहीं हुआ है, तो सरकार खर्चे कहाँ से चलाएगी? उसके लिए सरकार क्या करेगी, एक विधेयक पारित करेगी और एडवांस ले लेगी, उसको हम लेखानुदान बोलते हैं। दूसरी कंडीशन कब होती है? जब सरकार के 5 साल पूरे होने वाले होते हैं। अब नई जो अपनी लोकसभा है वो मई जून में बनती है, तो उस समय वो जो पुरानी लोकसभा है वो क्या करेगी, फरवरी में बजट प्रस्तुत करेगी अगले साल का, लेकिन उसकी पकाई नहीं है कि वो दोबारा सरकार में आएगी कि नहीं आएगी, सत्ता में आएगी कि नहीं आएगी, तो उसको हम अंतरिम बजट बोलते हैं कि पूरे साल का नहीं है, बस जितना बचा है उतना है, लेकिन बजट पूरे साल का ही प्रस्तुत करते हैं, तो उसके लिए उसको राशि उतनी नहीं मिलती है, वो जितने उसके महीने बचे हैं उसके एवज में उसको राशि दी जाती है। तो जब नॉर्मल हो तो उस समय 1/6 भाग दिया जाता है बजट का 2 महीनों के लिए, और अगर अंतरिम बजट हो तो ये 3 से 5 महीनों के लिए दिया जाता है। ये होता है लेखानुदान, कि बजट प्रस्तुत कर दिया है लेकिन पारित नहीं हुआ है, तो समय रहते कुछ पैसे की जरूरत है वो लेखानुदान से मिल जाए। अब लेखानुदान के अलावा भी कुछ अन्य अनुदान आते हैं, अनुदानों के अन्य प्रकार हैं, ये नया नहीं है। अन्य अन्य प्रकार, एक होता है अनुपूरक अनुदान, कि अगर किसी सेवा के लिए कोई राशि डिसाइड की हुई थी लेकिन वो उसके लिए कम पड़ गई, तो वो अनुपूरक अनुदान लिया जाएगा। दूसरा होता है अतिरिक्त अनुदान, कि पहले तो ये चीज़ ध्यान में रही नहीं लेकिन बाद में किसी नई सेवा का सृजन कर दिया गया, कोई नया काम आ गया, तो उसके लिए अनुदान, नई सेवा के लिए खर्च, अतिरिक्त अनुदान। प्रत्यानुदान, आकस्मिक कोई आपदा आ गई, कोरोना आ गया, महामारी आ गई, बाढ़ आ गई, उसमें खर्च होता है सरकार का पैसा, तो उसके लिए प्रत्यानुदान लिया जाता है। अपवादानुदान किसी विशेष प्रयोजन के लिए लिया जाता है। और अधिक अनुदान यानी एक्सेस ग्रांट, ये तब लिया जाता है जब किसी सर्विस पे कोई राशि खर्च करनी थी, मान लो कोई सड़क बनानी थी, तो उस पर 10 करोड़ मान के चल रहे थे, तो उस पर 15 करोड़ लग गए, उन 5 करोड़ को लेने के लिए एक्सेस ग्रांट है वो लिया जाएगा। एक्सेस ग्रांट को लेने के लिए पहले कैग उसकी जांच करेगा और फिर लोक लेखा समिति है उसका क्या करेगी, आगे फॉरवर्ड करेगी, तभी वो अनुदान मिलेगा। एक होता है सांकेतिक अनुदान, कि कोई नई सेवा का सर्जन किया गया है लेकिन वो सेवा किसी के अंडर, किसी विभाग के अंडर है, जिस विभाग को पहले से कुछ पैसे हैं, ग्रांट है वो मिला हुआ है, तो पैसे तो उसी ग्रांट में से उस नई सेवा को मिल जाएंगे, लेकिन एक सांकेतिक रूप से उसका 1 रुपये के रूप में अनुदान लिया जाता है ताकि उस ग्रांट में से उसको नई सेवा को पैसे इशू किए जा सके। ये हो गए अनुदानों के प्रकार। अब यहाँ पर भारत में 3 प्रकार की निधियाँ हैं, फंड हैं। कौन से? एक है भारत की संचित निधि, दूसरी है लोक लेखा निधि और तीसरी है आकस्मिक निधि। संचित निधि दी गई है 266(1) में, लोक लेखा 266(2) में और आकस्मिक दी गई है 267 में। 267 में आकस्मिक निधि नहीं है, उसमें ये प्रावधान दिया गया है कि संसद विधि बना करके कोई ऐसी आकस्मिक निधि बना सकेगी जो राष्ट्रपति के अंडर रहेगी और ज़रूरत पड़ने पर ये एडवांस के रूप में सरकार को पैसे दे देगी। अब संचित निधि में क्या होता है? संचित निधि में सारा राजस्व और जो ऋण से प्राप्ति है वो सब खर्चे, वो सब चीज़ें आती है। सरकार के सारे खर्चे हैं वो संचित निधि से होते हैं। विनियोग अधिनियम के द्वारा संचित निधि से पैसे निकाले जाते हैं, अनुपूरक अनुदान के द्वारा भी निकालते हैं, और इस पर भारित व्यय है उन पे मतदान नहीं होता, नॉर्मल व्यय पे मतदान होता है। लोक लेखा निधि, लोक लेखा निधि है वो संसद के अंडर में नहीं आती, इसके लिए संसद की आवश्यकता नहीं है, संसद में मतदान की आवश्यकता नहीं है। इसमें क्या आता है? सार्वजनिक प्राप्तियां, बैंकों की जमा, डाकघर के जो बचत खाते हैं उनकी जमाएं आ गई, जो केंद्र सरकार के कर्मचारी है उनका पीएफ आ गया, ये सब चीज़ों की जो प्राप्तियां हैं वो लोक लेखा निधि में आती है। आकस्मिक निधि ये राष्ट्रपति के अंडर रहती है और ये समय पड़ने पर, कोई आपदा आने पर सरकार को अग्रिम यानी एडवांस में धन देती है। सॉरी, इसको 1950 में संसद ने विधि बना करके बनाया था और वित्त सचिव है
वो इसका लेखा जोखा रखता है सारा। वर्तमान में 30,000 करोड़ कर दिया इसको 2021-22 के। 2021-22 का जो बजट आया था उसमें 30,000 करोड़ इसको कर दिया। इससे पहले ये केवल 500 करोड़ थी। 21-22 में 30,000 करोड़ कैसे कर दिया? क्योंकि इससे पहले कोई ऐसी महामारी आई नहीं थी। 21 में क्या आया? 2020 में आया कोरोना। कोरोना में सारी अर्थव्यवस्था ठप हो गई। अब चाहिए थे सरकार को कि पैसे कहाँ से लाएं, बाजार में पैसा कहाँ से आए। तो उसके लिए जो आकस्मिक निधि है उसके फंड को बढ़ाया गया और ये 30,000 करोड़ वर्तमान में है। तो ये हो गया अपना विधि निर्माण की प्रक्रिया, विधेयक हो गए और बजट भी देख लें। अब कल हम इसका लास्ट भाग रखेंगे। कल विधायिका खत्म हो जाएगी जिसमें हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे कि संसद का सत्रावसान कैसे होता है, विघटन कैसे होता है, शतकन क्या होता है, जो प्रश्न पूछे जाते हैं लोकसभा राज्यसभा में, तारांकित प्रश्न, अनुपूरक प्रश्न, वो क्या चीज़ें होती हैं, वो सारी चीज़ें हम कल की वीडियो में देखेंगे। अब अगर कोई आपका डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, कोई सुझाव हो तो भी लिख देना। बाकी मिलेंगे हम कल के अपने वीडियो में। नमस्कार।